गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, सबको हेलो और हाय है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों की क्रैश कोर्स की जो कक्षाएं हैं वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब बिल्कुल बता दूं, ये हिंदी मीडियम की क्लास है बेटा। जो इंग्लिश मीडियम की क्लास है वो 10:55 पे चालू होगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की क्लास 10:55 पे है, ये हिंदी मीडियम की क्लास है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन जैसा आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे और कल आखिरी में अपन ने प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखे थे। ठीक है ना, अपन ने प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल ए बी, कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी जीवों में कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो हमने देखे थे। सही बात है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, हम लोग जो बेसिक चीज है, अभी हम किसकी बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। सही बात। अब आज बच्चों ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे कि हम लोग किसकी बात करेंगे आज? चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण की। तो यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आज वाली क्लास में सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। पादपों में जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो पादपों में दो वर्णक तंत्र काम करते हैं, है ना, PS1 और PS2। ठीक है, पादपों में कितने वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम काम करते हैं? दो, PS1 और PS2। पहली चीज सुन लेना, यहां पर 1 और 2 का मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, पहले प्रयुक्त हो रहा है, दूसरा प्रयुक्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर 1 और 2 का मतलब है खोज से। जो पहला वर्णक तंत्र या प्रकाशीय तंत्र खोजा गया, पहला खोजा गया, वो कौन था? PS1। PS1 का मतलब है इसकी डिस्कवरी या ये पहले खोजा गया था, और PS2 का मतलब क्या है? ये बाद में खोजा गया था। ठीक है, 1 और 2 का और कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहले प्रयुक्त हो रहा है या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं। PS1 और PS2 जो वो दो वर्णक तंत्र पादपों में काम कर रहे हैं, ये केवल खोज के आधार पर हैं। पहले खोजा गया PS1, दूसरा खोजा गया PS2। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरा, ये PS1 और PS2 है क्या? आई समझ में? आओ देखते हैं इधर अपन बात। ठीक है, ये जो PS है, ठीक है, PS1 हो या PS2 हो, ये बेसिकली, इसको अंग्रेजी में तो हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम, या हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाशीय तंत्र। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वर्णक हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं वो संघनित होते हैं या वो संगठित होते हैं किस में? प्रकाशीय तंत्र। ये जो फोटो सिस्टम है, ध्यान देंगे, ये क्या है? वर्णकों का संगठन। सिंपल सी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सर वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम है क्या, तो ये प्रकाशीय तंत्र या फोटो सिस्टम कुछ नहीं है। क्या है? वर्णकों का संगठन। तो पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो फोटो सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये फोटो सिस्टम क्या है? वर्णकों का संगठन है। और कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा थाइलेकॉइड की झिल्ली पर। कहां पर मिलेगा? स्थल आपको पता होना चाहिए। कहां पर मिलेगा? थाइलेकॉइड की झिल्ली पर। आ रही है बात समझ में? मैं सिंपल चीज कर रहा हूं, फिर अपन आगे चीज बढ़ेंगे। तो प्रकाशीय तंत्र या वर्णक तंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो यह वर्णकों का संगठन है, और ऐसा वर्णकों का संगठन है जो कहां पर उपस्थित है? थाइलेकॉइड झिल्ली में। जिस वर्णक तंत्र की खोज पहले हुई वो PS1, जिसकी खोज बाद में हुई वो PS2। अब ये PS1 में क्या मिलेगा, PS2 में क्या मिलेगा? आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पहले समझते हैं PS1 का तात्पर्य क्या है, PS2 का तात्पर्य क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। PS1 हो PS2 हो, दोनों प्रकाशीय तंत्र हैं।
दोनों में ही वर्णकों का संगठन है, तो क्या मिलेगा? सुनो, हर प्रकाशीय तंत्र में दो चीजें महत्वपूर्ण होगी। दो चीजें क्या महत्वपूर्ण होगी? एक, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, या जिसे हिंदी में मैं क्या कहूंगा? अभिक्रिया केंद्र। क्या कहेंगे? अभिक्रिया केंद्र। और दूसरा, मैं यहां पर कुछ भी कह सकता हूं, मैं यहां पर एंटीने अणु कह सकता हूं, या मैं इसे LHC कह सकता हूं, लाइट हार्वेस्टिंग संकुल या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सुन लो, अब ध्यान देंगे। बिल्कुल बेटा, लैमिले में भी देखेंगे, उसमें अंतर हम पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है, आ जाओ। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बताओ? PS1 और PS2 में है क्या? तो PS1 PS2 में दोनों में आपको क्या मिलेंगे? यही तो बता रहा हूं। दोनों में आपको क्या मिलेगा? एक तो अभिक्रिया केंद्र यानी रिएक्शन सेंटर मिलेगा, और साथ ही क्या मिलेंगे? एंटीने अणु, या जिसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग संकुल। अब ये क्या है? सुनो, अब ध्यान से समझेंगे क्या। अगर ये चार्ट क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर में आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए, इसमें आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन, और इसमें आपको क्या मिलेंगे? कोफैक्टर। ठीक है, तो आप कोई भी चीज याद रखना, कोई भी अभिक्रिया केंद्र, जिसको हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर है क्या? तो अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर भी एक संकुल है। किससे बना हुआ है? उसमें क्लोरोफिल ए का अणु है, उसके साथ प्रोटीन्स है, और सहकारक या कोफैक्टर है। सेम यहां पर भी रिएक्शन सेंटर में क्या मिलेगा? यहां पर भी रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, और सहकारक मिलेंगे। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीने अणु में क्या मिलेंगे? यहां पर आपको ध्यान में रखना है, क्या मिलेंगे? सहायक वर्णक और उनसे जुड़े हुए प्रोटीन। ठीक है, एंटीने या LHC में क्या मिलेंगे आपके पास? सहायक वर्णक और उससे जुड़े हुए प्रोटीन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज मैंने बताई है। कोई भी प्रकाशीय तंत्र ले लो, PS1 ले लो या PS2, कोई भी प्रकाशीय तंत्र में दो मुख्य हिस्से होंगे। दो मुख्य हिस्से क्या होंगे? एक तो होगा अभिक्रिया केंद्र, जिसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर, और दूसरा क्या होगा? एंटीने के अणु, जिसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग संकुल। ठीक है, अभिक्रिया केंद्र में आपको क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल ए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और कोफैक्टर। कोई भी अभिक्रिया केंद्र हो, क्लोरोफिल ए होगा, प्रोटीन होंगे, और सहकारक। तो फर्क कहां पर आएगा? फर्क आएगा प्रोटीन्स में। जो PS1 है, PS1 में आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन वाला प्रोटीन संकुल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, PS1 के अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल के साथ कौन सा प्रोटीन संकुल मिलेगा? आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन। जबकि PS2 का जो प्रोटीन है, उनके प्रोटीन में आपको फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन का संकुल मिलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल बन सकता है। कोई भी प्रकाशीय तंत्र हो, PS1 या PS2, उसके अभिक्रिया केंद्र की बात हो रही है। अभिक्रिया केंद्र का मतलब उसमें प्रोटीन तो पहले अलग अलग होगा। कौन सा? आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन वाला प्रोटीन संकुल किसमें मिलेगा? PS1 के अभिक्रिया केंद्र में। और PS2 के अभिक्रिया केंद्र में कौन सा प्रोटीन संकुल मिलेगा? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन का। यह तो आपको ध्यान रखना है अंतर। बिल्कुल सही, PS2 में फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन का संकुल, इसमें आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन का संकुल। यह तो आपको मालूम है। दूसरा अंतर यहां पर ही देखें, दूसरा अंतर है सर्वाधिक अवशोषण। यहां पर
जो सर्वाधिक अवशोषण है उसे हम क्या कहेंगे? P700। P700 क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अवशोषण किस नैनोमीटर पे होगा? 700 नैनोमीटर पर। जो PS1 है उसमें जो क्लोरोफिल है वो सर्वाधिक अवशोषण किस पे दर्शाएंगे? 700 नैनोमीटर पर, इसलिए उसे क्या कहेंगे? P700। जबकि यहां पर सर्वाधिक अवशोषण किस पे दिखेगा? PS2 में 680 नैनोमीटर पर। सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर, यहां पर सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो PS1 में सर्वाधिक अवशोषण P700 यानी 700 नैनोमीटर पर, और PS2 में जो अभिक्रिया केंद्र है उसका सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर होगा। सही बात है, बिल्कुल सही। 680 पर सर्वाधिक अवशोषण PS2 में, PS1 में सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर। और नेक्स्ट, कोई भी एंटीने अणु है उसमें आपको क्या मिलेगा? सहायक वर्णक और प्रोटीन। ठीक है, एक और अंतर याद रखना, PS1 में सामान्यतः क्लोरोफिल ए की मात्रा क्लोरोफिल बी से ज्यादा होती है, और PS2 में लगभग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल की मात्रा बराबर होगी। ठीक है, तीन प्रमुख अंतर आप PS1 और PS2 में याद रखना। अंतर में 4 बताऊंगा, चौथा अंतर बताऊंगा वो कहां पर उपस्थित है, लेकिन अभी के लिए 3 संरचना में अंतर क्या है? PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र है उस अभिक्रिया केंद्र का सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर। PS2 का जो अभिक्रिया केंद्र है उसका सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर। PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र है उसमें कौन सा प्रोटीन संकुल मिलेगा? आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सेन। और जो PS2 का अभिक्रिया केंद्र है उसमें कौन से प्रोटीन संकुल मिलेंगे? फियोफाइटेन, प्लास्टोक्विनोन संकुल। और तीसरा, PS1 में क्लोरोफिल ए की मात्रा क्लोरोफिल से ज्यादा होगी, जबकि PS2 में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल की मात्रा लगभग समान रहेगी। ठीक है, दोनों के ही जो एंटीने अणु या लाइट हार्वेस्टिंग संकुल है, लाइट हार्वेस्टिंग संकुल या एंटीने अणु में आपको पता होना चाहिए क्या मिलेंगे? सहायक वर्णक जो प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की? 2 प्रकाशीय तंत्र PS1 और PS2 की संरचना। किसमें अभिक्रिया केंद्र में कौन सा प्रोटीन है और उसमें PS2 में अभिक्रिया में कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ये कार्य कैसे करेंगे। सही बात है, अब इधर आ जाओ, इसकी डिटेल सब समझते हैं। ये वाला सिस्टम क्लियर है? अब आओ, अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, इधर ध्यान देंगे। अपन बात करेंगे लाइट रिएक्शंस की। ठीक है, सारा खेल जो है वो हमको क्या समझना है? लाइट रिएक्शंस या प्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। यदि आपको ध्यान हो, ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर संपन्न होगी। प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, लाइट रिएक्शंस, वो कहां पर संपन्न होते हैं? बिल्कुल सही, कहां पर देखे जाएंगे? थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली पर। बिल्कुल सही, तो लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होगी बच्चों? थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली पर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें क्या क्या पद हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्रकाशीय अभिक्रिया का पहला पद क्या था? पहला पद था कि क्लोरोफिल अणु प्रकाश का अवशोषण करेंगे। तो पहला पद क्या था बच्चों? क्लोरोफिल के द्वारा क्या होगा? प्रकाश का अवशोषण, और उनका क्या होगा? उत्तेजन। ये बहुत बार नीट में प्रश्न आ चुका है, याद रखना।
पहला पद प्रकाशीय अभिक्रिया का है, क्लोरोफिल अणु प्रकाश का अवशोषण करेगी और उत्तेजित अवस्था में जाएगी। सही बात। दूसरे पद में जल का क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन। दूसरे पद में क्या ध्यान में रखना है? जल का क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन। जल का प्रकाशीय अपघटन यदि होगा तो देखो भाई ये इक्वेशन बनेगी। तो जल का प्रकाशीय अपघटन है प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या मुक्त होगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या मुक्त होगा? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाता कौन होगा? कौन होगा भाई? ये सवाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रखना क्या होगा? जल। बिल्कुल सही। जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा और इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन डोनर या दाता क्या होगा? जल। और आखिरी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा हम किसका संश्लेषण करेंगे? एटीपी और NADPH2 का। किसका संश्लेषण होगा? एटीपी और NADPH2 का। ठीक है। जल के प्रकाशीय अपघटन में बताऊंगा। एक जल अपघटन या वाटर स्प्लिटिंग संकुल काम करता है। उस वाटर स्प्लिटिंग संकुल में टायरोसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है और जल के प्रकाशीय अपघटन में मैंगनीज और क्लोराइड की आवश्यकता होगी, मुख्य रूप से मैंगनीज। अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये चार जो है ये हमने प्रक्रियाएं, तीन पद हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, जल का प्रकाशीय अपघटन और एटीपी और NADPH2 का संश्लेषण। अब ये डिटेल में कैसे होगा सुन लो और समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है। ये क्लियर है? आगे बता रहा हूं अब ये कैसे काम करेगा। आ जाओ भाई। यहां पर मेरे पास ये मैंने LHC लिया। ठीक है। ये LHC किसका ले लिया मैंने? PS2 का। ठीक है। ये LHC से मेरे पास अब आ गया P680। ठीक है। यहां पर P680 स्टार, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, यहां पर आ गया PS1, उसका LHC यानी P700, P700 स्टार, आयरन सल्फर, फेरेडॉक्सिन, NADP से NADPH2, यहां पर ADP प्लस PI से ATP। ठीक है। एक सेकेंड, एंजाइम मैंने यहां लिख दी NADP रिडक्टेज। ठीक है भाई। अब ये सुन लो एक बार, ये क्या है? Z स्कीम है। अब ये Z स्कीम कैसे काम करेगी, कौन से पॉइंट्स एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं वो मैं बताऊंगा। ये लंबा चौड़ा सिस्टम भले ही नहीं, क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज देखो, यहां पे अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। ये PHE हमको पता है क्या होता है? फियोफाइटिन। सही बात। PQ क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है। CYT ये क्या होता है? साइटोक्रोम। CYT क्या होगा? साइटोक्रोम।
पीसी आपको पता है क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, वहां पर आयरन सल्फर है, एफडी का मतलब है फेरेडॉक्सिन। ठीक है, कुछ नहीं है। क्या क्या ध्यान में रखना है अब इसके साथ, एक मिनट। यहां पर मैंने 2 जल से ऑक्सीजन का निष्कासन कर दिया, यहां पर मैंने ये बिंदु जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर ये प्रकाश है और किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है भाई, अब एक चीज क्या सुनो, अभी मैंने आपको PS1 और PS2 बताया था। मैंने आपसे कहा था PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र है ना, PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र है वो किन प्रोटीन से मिलकर बना है, आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन। तो आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन तो किससे संबंधित है, PS1 के अभिक्रिया केंद्र से। सही बात। फिर मैंने आपसे कहा था PS2 के अंदर कौन से अभिक्रिया केंद्र में कौन से प्रोटीन संकुल हैं, फियोफाइटेन और प्लास्टोक्विनोन। सही बात। तो फियोफाइटेन और प्लास्टोक्विनोन ये प्रोटीन संकुल तो किससे संबंधित है, PS2 से। आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन, FF याद रखना, आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन जो प्रोटीन संकुल है वो किससे संबंधित हैं, PS1 से। ठीक है, ये तो है। अब अगर आपने मेरा कोशिकीय श्वसन में ETC पढ़ा था, तो ETC में अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सेम यहां पर भी वही है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण। कैसे है भाई, पहली चीज, आपके पास जो प्रकाश है, प्रकाश यानी फोटोन जिसे कह सकता हूं, तो जैसे ही प्रकाश किस पे पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर। ध्यान देंगे, जैसे ही प्रकाश किस पे पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी सहायक वर्णक पे पड़ेगा, तो वो सहायक वर्णक जो है वो उस प्रकाशीय ऊर्जा को कहां की ओर स्थानांतरित करेंगे, अभिक्रिया केंद्र की तरफ, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही प्रकाशीय ऊर्जा आएगी, जैसे ही फोटोन किस पर पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग संकुल या एंटीने अणु पर या सहायक वर्णकों पर, वो उसकी ऊर्जा को कहां की ओर स्थानांतरित करेंगे, कहां की ओर, रिएक्शन सेंटर। और ये जो ऊर्जा स्थानांतरण है, सुन लो यहां पर, ये जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया है। क्या मतलब है रेजोनेंस ट्रांसफर का, जैसे ही प्रकाशीय ऊर्जा, सुन लो फोटोन, जैसे ही फोटोन किस पर पड़ा, लाइट हार्वेस्टिंग संकुल पर पड़ा, तो लाइट हार्वेस्टिंग संकुल में है क्या, एंटीने के अणु है या सहायक वर्णक है। सहायक वर्णक पर जैसे ही फोटोन पड़ा वो वाइब्रेट करते हैं, वो उथल पुथल करते हैं, और उस वाइब्रेशन से जो ऊर्जा है वो कहां पर पहुंचती है, रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र। और इस तरह के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, रेजोनेंस ट्रांसफर। मतलब यदि क्वेश्चन आ जाए कि एंटीने अणु यानी LHC, यानी एंटीने अणु, LHC या सहायक वर्णक, इन पे जब ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा या फोटॉन्स पड़ते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को रिएक्शन सेंटर पर स्थानांतरित करते हैं। किस माध्यम से, रेजोनेंस ट्रांसफर के माध्यम से। अब जैसे ही वो ऊर्जा आती है रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र जो है वो उस प्रकाशीय ऊर्जा या फोटोन को लेकर उत्तेजित अवस्था में जाता है। यही तो पहला पद था कि वो प्रकाशीय ऊर्जा क्लोरोफिल अवशोषित करेगा और उत्तेजित अवस्था में जाएगा। सही। अब फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें उपस्थित हैं, जल का क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन, और जल के प्रकाशीय अपघटन से भी क्या निष्कासित होगा, ऑक्सीजन तो मुक्त होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
तो एक बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे स्थानांतरित हो रहे हैं, है ना, इस लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं वो वास्तविक रूप से किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं? जल के, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपन पढ़ रहे हैं, जैसे ईटीसी याद है, ईटीसी याद है, ईटीसी में इलेक्ट्रॉन दाता कौन था? ईटीसी या ईटीसी में इलेक्ट्रॉन दाता कौन था? NaDH2 और FaDH2, उनके इलेक्ट्रॉन्स हम घुमा रहे थे। यहां पर भी सेम ईटीसी है, लेकिन यहां पर किसके इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जल के घूमेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण है प्रकाश अभिक्रिया में, उसमें इलेक्ट्रॉन दाता क्या होगा? जल होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन वाहक प्रोटीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण तो कैसे होगा? वाहक प्रोटीन्स के द्वारा ही होगा। ये वाहक प्रोटीन ईटीसी में बताया था मैंने, और यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। ईटीसी में प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन था? ईटीसी में प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन साइटोक्रोम था। यहां पर भी प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन है? साइटोक्रोम। प्रमुख यहां कहीं भी, जहां कहीं भी साइटोक्रोम आ जाए, साइटोक्रोम सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होगा। याद रखना क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन, भले ही वो ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया वाला हो या वो ईटीसी प्रकाश अभिक्रिया वाली हो, मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन साइटोक्रोम होगा। और साइटोक्रोम में हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या पाया जाता है? आयरन। फिर एक और वाहक प्रोटीन है पीसी। पीसी को क्या कहा? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन भी इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है, लेकिन वो ऐसा इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है जिसमें कॉपर पाया जाएगा, ठीक है। कॉपर, यानी कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सा है? प्लास्टोसाइनिन। और आयरन वाला इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम। तो कौन से इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन में कॉपर होगा? प्लास्टोसाइनिन में होगा, सही। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है? क्या पूछ रहे हैं बेटा? PS2 एंड पर भी एंटीने मॉलिक्यूल होते हैं। कहां पर डायरेक्ट बेटा? यहां पर सब में एंटीने अणु है। एंटीने अणु है, वही इलेक्ट्रॉन्स को अभिक्रिया केंद्र की ओर स्थानांतरित करेंगे बच्चों, है ना। अब तो देखो, मैंने आपसे कहा प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाता तो कौन है? जल। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है NADP, है ना। ये जो NADP है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयित हो जाता है किसमें? NADPH2 में। तो अपन ने देखा था ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होगा वैसे वैसे किसका संश्लेषण होगा बच्चों? ATP और NADPH2। अब आप बोलोगे सर ये ATP कैसे बनेगा? वो प्रोटॉन प्रवणता वाला सिद्धांत, बेटा ल्यूमेन बताऊंगा जब प्रोटॉन प्रवणता बताऊंगा टिंकू जी, जब प्रोटॉन प्रवणता समझाऊंगा ना तब ल्यूमेन बताऊंगा। ATP का संश्लेषण, NADPH2 का संश्लेषण। ATP का संश्लेषण हमेशा प्रोटॉन प्रवणता पर ही आधारित होगा। जिस प्रकार ETC में प्रोटॉन प्रवणता बनने पर ATP का संश्लेषण होता था ना, वहां पर इसी प्रकार यहां पर भी अपन प्रोटॉन प्रवणता बनाएंगे तभी ATP का संश्लेषण होगा। बेटा सीमा कारक नियम आगे आएगा बेटा, अभी कहां सीमा कारक यहां पर आ रहा है, ठीक है। सीमा कारक नियम ब्लैकमैन के नियम में समझाऊंगा, तो सुन लो। ये जो पूरी स्कीम है, सबसे पहले तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? Z स्कीम, ठीक है। इसका आकार अंग्रेजी Z जैसा है इसलिए Z स्कीम, ठीक है। हां बेटा दोनों ही जरूरी है। PS1 में बेटा PS1 के साथ आयरन, सल्फर और फेरेडॉक्सिन है, और PS2 के साथ फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में क्या ध्यान में रखना है? PS1 PS2 दोनों प्रयुक्त हो रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है, एटीपी और NADPH2 का निर्माण हो रहा है और जल का प्रकाशीय अपघटन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स किससे निकल रहे हैं? जल से। जब इलेक्ट्रॉन जल से निकल रहे हैं तो वापस उसको नहीं मिल रहे, है ना। देखो भाई, जल से जो एक बार इलेक्ट्रॉन्स निकले, उस इलेक्ट्रॉन्स को तो NADP ने ग्रहण करके NADPH2 बना दिया, सही। तो ये क्या हो गया? अचक्रीय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो जल से निकले वो वापस जल के पास नहीं गए, वो NADP से NADPH2 बना रहे हैं। और इस दौरान किसका संश्लेषण हो रहा है? ATP का। मैंने आपको बताया था, जहां कहीं भी ATP का संश्लेषण हो उस प्रक्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ने से ATP बनता है, सही बात। जहां कहीं भी ATP का निर्माण होगा उस प्रक्रिया को कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण। और यहां पर प्रकाशित के कारण ATP का संश्लेषण हो रहा है, तो प्रकाश के कारण ATP का संश्लेषण हो रहा है, इसलिए इसको अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय क्यों? अचक्रीय इसलिए क्योंकि जल के इलेक्ट्रॉन्स वापस जल के पास नहीं आ रहे, वो NADP से NADPH2 बनाने में यूज हो रहे हैं। और फॉस्फोरिलीकरण क्यों? क्योंकि ATP का निर्माण हो रहा है। किसके कारण? प्रकाशीय ऊर्जा के कारण। इसलिए प्रकाशीय या फोटोफॉस्फोरिलीकरण, सही बात। तो ये आपके पास क्या हो गई? Z स्कीम। क्या क्या ध्यान में रखना है? Z स्कीम में पहली चीज तो दोनों तंत्र काम कर रहे हैं, PS1 और PS2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कौन काम कर रहा है? जल। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कौन काम कर रहा है? NADP। और ATP का संश्लेषण किस पर हो रहा है? साइटोक्रोम पर, ठीक है बेटा। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहां पे नहीं कहेंगे बेटा, वो अपन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में पढ़ते हैं, यहां पर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये तो अपन ने एक अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण बताया। अब इधर ध्यान देंगे, अब क्या होता है, एक सेकेंड, यदि मैं क्लोरोप्लास्ट बना दूं, ठीक है ना, तो ये मेरे पास थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड का संकुल क्या है? ग्रेना। इसको भी मैं विस्तार से बनाऊंगा लोकेशन। ये ग्रेना है और ये दोनों ग्रेना को जोड़ने वाले क्या होते हैं? स्ट्रोमल लैमिले, सही बात। तो दो ग्रेना को, है ना, दो बेटा हिल रिएक्शन आगे बताऊंगा अलका जी। हिल रिएक्शन का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, वो ऑक्सीजन मुक्त कहां से होता है? जल से। तो हिल ने यह प्रमाणित किया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो जल से आता है, और उस प्रमाण वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो स्ट्रोमल लैमिले की संरचना मैंने बनाई है। स्ट्रोमल लैमिले वो संरचना है जो किसको जोड़ रही है? दो ग्रेना को जोड़ रही है, सही बात। ये जो स्ट्रोमल लैमिले है, सुन लो, इस स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 और NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं पाई जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों में? स्ट्रोमल लैमिले। स्ट्रोमल लैमिले जो ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं, इस स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 नहीं है और NADP रिडक्टेस नहीं है। कौन नहीं है? PS2 नहीं है और NADP रिडक्टेस नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रोमल लैमिले पर केवल क्या होगा? PS1, है ना। स्ट्रोमल लैमिले पर केवल कौन काम करेगा? PS1, सही बात। इस PS1 पर क्या पड़ेगा? प्रकाश। प्रकाश पड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वही PS1,
स्टार इलेक्ट्रॉन उत्तेजित निकले, कहां पर जाएंगे? आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से कहां जाएंगे? फेरेडॉक्सिन। ये तो इसका संकुल है। अब NADP रिडक्टेज तो है नहीं, NADP रिडक्टेज नहीं है तो सीधे यहां से कहां जाएंगे? साइटोक्रोम B6F, कहां जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन, और वापस कहां पर लौट आएंगे? PS1 पे। सही बात। क्या करा मैंने? एक सेकेंड, यहां पर मैंने ADP प्लस PI से क्या बना दिया? ATP। पहली चीज किसकी बात कर रहा हूं बच्चों में? मैं बात कर रहा हूं स्ट्रोमल लैमिले की। स्ट्रोमल लैमिले पर PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है ना भाई? तो NADP रिडक्टेज एंजाइम है नहीं, PS2 ही नहीं है, मतलब थियोफाइटेन प्लास्टोक्विनोन का पूरा संकुल है ही नहीं। तो केवल क्या बचा बच्चों? PS1। PS1 से इलेक्ट्रॉन निकले, आयरन सल्फर, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए पुनः उस पर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलकर वापस PS1 पर आ गए। बिल्कुल सही। कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय। और ADP से ATP, ATP के निर्माण तो हो ही रहा है और ATP का निर्माण हो ही रहा है, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? फोटोफॉस्फोरलीकरण। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों? साइक्लिक क्यों? क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकले PS1 से पुनः वापस PS1 में आ गए। और फोटोफॉस्फोरलीकरण क्यों? क्योंकि किसका निर्माण हो रहा है? ATP का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने चक्रीय देखा, अचक्रीय देखा। अब इसकी तुलना करें। आओ, तुलना कैसे करोगे? अगर मैं अब चक्रीय और अचक्रीय की तुलना करूं, ध्यान देंगे। अब मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरलीकरण और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरलीकरण की तुलना करूं। बहुत बेसिक ध्यान रखना, सिंपल सा। नॉन साइक्लिक में हमको पता है PS1 और PS2 दोनों सम्मिलित होते हैं, है ना भाई? जो अचक्रीय था उसमें PS1 और PS2, देखो तो, चलूं पीछे एक मिनट। जो अपन ने नॉन साइक्लिक या अचक्रीय देखा, अचक्रीय में PS2 और PS1 दोनों सम्मिलित है, जबकि चक्रीय में केवल क्या होगा? PS1। तो चक्रीय में केवल कौन काम कर रहा है? PS1। सही बात। दूसरा, नॉन साइक्लिक में या अचक्रीय में PS2 होता है ना? और जहां पर PS2 होगा वो PS2 किसके साथ संबंधित है? जल के प्रकाशीय अपघटन के साथ। तो PS2 के साथ क्या संबंधित है? जल का प्रकाशीय अपघटन। और जहां पर जल का प्रकाशीय अपघटन है, क्या मुक्त होगी? ऑक्सीजन, है ना? तो नेक्स्ट अंतर क्या आ गया बच्चों? नॉन साइक्लिक में जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, है ना? जल का प्रकाशीय अपघटन होगा और ऑक्सीजन भी मुक्त होगी। सही बात। क्योंकि नॉन साइक्लिक में PS2 भी सम्मिलित है, तो PS2 में जल का प्रकाशीय अपघटन होगा और ऑक्सीजन भी मुक्त होगी। चक्रीय में ना तो जल का प्रकाशीय अपघटन होगा और ना ही ऑक्सीजन मुक्त होगी, क्योंकि केवल PS1 काम कर रहा है। ठीक है। तीसरा, यहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम होती है और इस कारण ATP के साथ साथ NADPH का निर्माण भी होगा। सही बात। अचक्रीय के अंदर ATP तो बनेगा ही, ATP के साथ साथ NADPH का निर्माण भी होगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम है। जबकि चक्रीय में आपके पास केवल किसका निर्माण होगा?
एटीपी का। क्यों? क्योंकि NADP रिडक्टेस एंजाइम जो है वो नहीं पाई जाएगी। सही बात। तो चक्रीय देखो भाई, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण जो है वो कहां पर हो रहा है? वो स्ट्रोमल लैमिले पर हो रहा है। स्ट्रोमल लैमिले पर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ना तो PS2 है और ना ही NADP रिडक्टेस। तो PS2 से संबंधित चीजें यानी जल का प्रकाशीय अपघटन और ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा। और NADP रिडक्टेस एंजाइम का कार्य क्या है? NADP से NADPH बनाना। वो प्रक्रिया भी किसमें नहीं होगी? चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण नहीं होगी। तो चक्रीय में केवल किसका निर्माण होगा? ATP का। और यहां पर किसका निर्माण होगा? ATP और NADPH2 का। क्लियर है चीज बिल्कुल? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में अंतर क्लियर? नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण में अंतर पक्का? लैमिले बता रहा हूं वापस, और एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि क्लियर? चक्रीय में इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? बेटा क्लोरोफिल, PS1 के क्लोरोफिल से। जो प्रकाशीय तंत्र PS1 है उसमें जो अभिक्रिया केंद्र का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और घूमकर वापस क्लोरोफिल में आ जाएगा। अचक्रीय में जल के इलेक्ट्रॉन्स थे जो वापस जल को नहीं मिल रहे थे, लेकिन चक्रीय में क्लोरोफिल का ही इलेक्ट्रॉन है जो घूमकर वापस उसके पास आ गया। ठीक है? PS1 में बेटा मैं चक्रीय और अचक्रीय की बात कर रहा हूं। ठीक है? क्लियर है बिल्कुल चीज? चलो आगे चल रहा हूं। आओ अब देखो भाई, एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। क्या है ना? आपके पास सिंपल सी बात है, एटीपी संश्लेषण। ठीक है? मैं क्या बता रहा हूं? एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि। अब सिंपल सी चीज यह है, एटीपी संश्लेषण की जो क्रियाविधि थी, एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि अपन ने ईटीसी में समझी थी। उसमें प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत अपन ने समझा था जो पीटर मिशेल ने दिया था। तो पहली चीज याद रखना, आपको भले ही माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण बनाना हो, एटीपी संश्लेषण करना हो, या क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण करना हो, एटीपी संश्लेषण के लिए 4 मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, है ना? एटीपी संश्लेषण के लिए 4 प्रमुख चीजों की आवश्यकता होगी। क्या क्या? क्या क्या? सबसे पहले आपको एटीपी संश्लेषण के लिए झिल्ली चाहिए। क्या चाहिएगी? झिल्ली। तो फर्क देखना, ईटीसी में कौन सी झिल्ली काम कर रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। और यहां पर एटीपी संश्लेषण में कौन सी झिल्ली काम करेगी? थाइलेकॉइड की झिल्ली, है ना? एटीपी संश्लेषण के लिए सबसे मुख्य आवश्यकता क्या होनी चाहिए? एक झिल्ली। ईटीसी में थी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, यहां पर है थाइलेकॉइड की झिल्ली। दूसरा क्या चाहिए? बिल्कुल सही, प्रोटॉन प्रवणता। क्या चाहिए? प्रोटॉन प्रवणता। जब तक प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण नहीं होगा झिल्ली के आर पार, तब तक प्रोटीन एटीपी संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटॉन प्रवणता के अलावा आपको चाहिए प्रोटॉन पंप, जो प्रोटॉन का स्थानांतरण कर सके। और चौथा सबसे प्रमुख क्या एंजाइम चाहिए? एटीपी सिंथेज। याद रखना, ये जो F0 F1 संकुल अपन क्रिस्टे पर पढ़ते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0 F1 की इकाई, वो मैंने आपको बताया था एटीपी सिंथेज ही होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अलावा थाइलेकॉइड झिल्ली पर भी मिलता है। किस पे मिलता है? थाइलेकॉइड झिल्ली पर भी मिलेगा। ये मेरे पास अगर थाइलेकॉइड झिल्ली है तो ये F0 F1, इसको मैं कहता क्या हूं? इसको मैं CF1 और CF0। C इसलिए क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है ना? इसको मैं F0 F1 भी कह सकता हूं,
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें अंतर के लिए आगे सी लगा देता हूं। सी का मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 है। लेकिन ये भी कौन सी एंजाइम है? एटीपी सिंथेज। तो जहां कहीं भी आपको एटीपी संश्लेषण करना हो, और कहां कहां पर एटीपी संश्लेषण? माइटोकॉन्ड्रिया पर और क्लोरोप्लास्ट में, तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी है। सही बात है। थाइलेकॉइड झिल्ली CF0, ये है मेरे पास स्ट्रोमा मैट्रिक्स, और ये थाइलेकॉइड झिल्ली के जो अंदर का अवस्था है ये है ल्यूमेन, है ना। थाइलेकॉइड के भीतर का जो अवकाश है, भीतर का जो यूनिट है, उसे क्या कहेंगे? ल्यूमेन। और बाहर जो मैट्रिक्स है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। सी का मतलब बेटा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सी मतलब क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 है। PS1 में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा? अरे बेटा, अगर चक्रीय है, चक्रीय में इलेक्ट्रॉन दाता भी क्लोरोफिल है और इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही भी क्लोरोफिल है, ठीक है। चलो इधर अब क्या है, यहां पर देखें, यहां पर मैंने बना दिया, ये है PS2, यहां पर मैंने ले लिया ये है PS1, और ये क्या है? साइटोक्रोम B6F, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिए? PS2, PS1 और साइटोक्रोम। PS2 के साथ क्या संबंधित होता है भाई? हमको पता ही है। PS2 के साथ संबंधित होता है जल का प्रकाशीय अपघटन। सही बात। क्या होता है? PS2 के साथ संबंधित क्या है? जल का प्रकाशीय अपघटन। अब जल का प्रकाशीय अपघटन जो है, उससे संबंधित 2 या 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जो जल का प्रकाशीय अपघटन होगा या जल का जो फोटोलाइसिस होगी, उससे संबंधित क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज तो जल का जो प्रकाशीय अपघटन है वो एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा उत्प्रेरित होगा। किसके द्वारा? वाटर स्प्लिटिंग संकुल या कॉम्प्लेक्स, जिसको एक और नाम से जानते हैं OEC। इसको और क्या कह सकते हो? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। सही बात। तो आपको क्या पता होना चाहिए? जल का जो प्रकाशीय अपघटन है, जल के प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण कौन करेगा? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, ये कहां पर उपस्थित होगा? ये उपस्थित तो होगा थाइलेकॉइड झिल्ली पर, और थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ, है ना। है तो थाइलेकॉइड झिल्ली पर, लेकिन थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ है, यानी किस तरफ है? ल्यूमेन साइड पर। भाई थाइलेकॉइड झिल्ली है, थाइलेकॉइड झिल्ली की बाहर वाली जो सतह है, बाहर वाली सतह स्ट्रोमा की तरफ है, और अंदर वाली सतह है वो ल्यूमेन की तरफ है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। जल का प्रकाशीय अपघटन, जल का प्रकाशीय अपघटन का उत्प्रेरण कौन करेगा? पहले तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। पहली चीज कहां पर उपस्थित होगा? थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतरी सतह पर होगा, यानी ल्यूमेन की तरफ होगा। तीसरा, इसमें टायरोसिन अमीनो अम्ल पाया जाएगा, और इसके कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मैंगनीज और क्लोराइड आयंस की, है ना। जल के प्रकाशीय अपघटन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? मैंगनीज और क्लोराइड। दोनों में से यदि एक उत्तर करना हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा? मैंगनीज। याद रखना है, मैग्नीशियम नहीं हो, मैंगनीज है, गलती मत करना, मैंगनीज है। तो 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रेरित कर रहा है, थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतरी सतह पर यानी ल्यूमेन साइड पर उपस्थित है, और इसमें टायरोसिन अमीनो अम्ल होगा, और कौन से खनिज में इसका काम होगा?
मैंगनीज और क्लोराइड का। ठीक है, स्ट्रोमा बेटा मैट्रिक्स होती है, ऐसे मत पूछो आप क्लैश कोर्स के विद्यार्थी हो। जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। ठीक है, अब पहली चीज। दूसरी चीज देखो, PS1 है, PS1 से संबंधित बिल्कुल क्या है, NADP से NADPH2 है ना। और इसमें कौन सी एंजाइम है, NADP रिडक्टेज। अब याद रखना ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, हां बेटा एक साथ अनेक थाइलेकॉइड पे प्रकाश संश्लेषण चलता है, बिल्कुल सही बात। हां, अब ये जो NADP रिडक्टेज है ये भी थाइलेकॉइड की झिल्ली पर है, लेकिन ये थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ है। थाइलेकॉइड झिल्ली के बाहर की तरफ है यानी स्ट्रोमल साइड की तरफ उपस्थित है। और ये स्ट्रोमा से क्या कर रही है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन निकालकर NADP से क्या बनाती है, NADPH2। क्या बनाती है, NADP से क्या बनाती है, NADPH2। तो देखो हो क्या रहा है, जल का प्रकाशीय अपघटन जो हो रहा है, जल के प्रकाशीय अपघटन से जो H+ निकल रहे हैं वो थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में एकत्रित हो रहे हैं ना। दूसरा, NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा से H+ आयंस हटाकर NADPH2 बना रही है। तो स्ट्रोमा से तो H+ आयंस कम हो रहे हैं और थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में H+ आयंस एकत्रित हो रहे हैं। तो ल्यूमेन के अंदर तो H+ आयंस एकत्रित हो रहे हैं, स्ट्रोमल साइड में H+ आयंस कम हो रहे हैं। तो ल्यूमेन में बढ़ रहे हैं, स्ट्रोमा में कम हो रहे हैं। झिल्ली के आर पार किसका निर्माण हो रहा है, झिल्ली के आर पार किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटॉन प्रवणता। और प्रोटॉन प्रवणता मैंने आपको बताया था ETC में भी कि प्रोटॉन प्रवणता के कारण ये F0 F1 सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने पर F0 से प्रोटॉन्स वापस सुसाध्य विसरण के द्वारा स्ट्रोमा में निकलेंगे और F1 जो है वो ADP से ATP का संश्लेषण करेगा। सेम सिस्टम जो अपन ने ETC में पढ़ा था, है ना। क्या बात हो रही है, ये ATP संश्लेषण की क्रियाविधि मैंने बताई। ATP संश्लेषण की क्रियाविधि में सबसे पहले दो चीजों का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। एक तो जल का प्रकाशीय अपघटन कहां पर होगा और NADP रिडक्टेज कहां होगी। जल का प्रकाशीय अपघटन थाइलेकॉइड झिल्ली पर होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा होगा जो थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ होगा। क्योंकि वो थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ है यानी ल्यूमेन साइड पर है, जब वो जल का प्रकाशीय अपघटन करेगा तो जो H+ जल से निकलेंगे वो ल्यूमेन में इकट्ठे या एकत्रित होंगे। NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी थाइलेकॉइड झिल्ली पर है लेकिन उसमें बाहर की तरफ या स्ट्रोमा के साइड की तरफ है। तो वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को NADP से NADPH2 बनाने में यूज कर लेगी। तो वो स्ट्रोमा से H+ कम कर रही है, ये स्ट्रोमा में H या ल्यूमेन में H+ बढ़ा रहे हैं। तो ल्यूमेन में H+ की मात्रा ज्यादा, स्ट्रोमा में H+ की मात्रा कम। किसका निर्माण, प्रोटॉन प्रवणता। प्रोटॉन प्रवणता किसके आर पार बन रही है, थाइलेकॉइड झिल्ली। जैसे ही ये प्रोटॉन प्रवणता बनेगी ये F0 F1 ATP सिंथेज सक्रिय होगा। सक्रिय होने पर F0 के माध्यम से ये बड़े हुए H+ आयंस सुसाध्य विसरण के द्वारा वापस स्ट्रोमा में आएंगे संतुलन बनाने के लिए, और ये जो F1 है वो ADP से ATP का संश्लेषण कर देगा। ये किसकी क्रियाविधि थी, ATP संश्लेषण की क्रियाविधि। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण हो या अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण हो, दोनों में ATP का संश्लेषण होगा। और किस प्रोटॉन वाहक पर देखा जाएगा, साइटोक्रोम B6F। बिल्कुल बेटा, जहां पर H+ की सांद्रता बढ़ेगी बेटा उसका pH कम होगा, वो अम्लीय होगा। बिल्कुल सही है ना, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल चीज। ये चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण
अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। PS1 और PS2 में अंतर भी ध्यान रहेगा। PS1 कौन से प्रोटीन का संकुल है? ये आयरन सल्फर और फेरेडॉक्सिन का संकुल है। और PS2 में कौन से प्रोटीन का संकुल है? फियोफाइटेन और प्लास्टोक्विनोन का। सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सा है? बेटा बता दिया अपन ने डिफरेंस। अप्रकाशीय अभी अपन पहुंचे ही नहीं बच्चा, अप्रकाशीय तो डार्क रिएक्शंस आगे आएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? बेटा हार्ड तो कुछ नहीं है, आपको एक बार समझना है अपन ने करा क्या। इस पूरे प्रकाशीय अभिक्रिया में अपन ने कुल 3 बिंदु तो देखे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि भाई प्रकाश जो है वो LHC के माध्यम से अभिक्रिया केंद्र पर पहुंचेगा, क्लोरोफिल को उत्तेजित करेगा। उसके बाद अपन ने देखा जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, जल के प्रकाशीय अपघटन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वाहक प्रोटीन के द्वारा स्थानांतरित होंगे और ATP और NADPH2 का निर्माण होगा। ठीक है, और सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन साइटोक्रोम रहेगा। ठीक है, क्लियर बिल्कुल चीज। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, पैन। पैन क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैन जो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आपको मालूम है क्या होता है? ये एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। ये क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है ना? ये क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो द्वितीयक प्रदूषक है ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। कैसे करता है? ये पैन जो है वो जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित कर देता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? ये जो पैन है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एक द्वितीयक प्रदूषक है जो जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित कर देता है। और अगर ये जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित कर देगा तो ये कौन से प्रकाशीय तंत्रों को प्रभावित करेगा? बताओ तो बच्चों। यदि ये जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित करेगा तो कौन सा प्रकाशीय तंत्र प्रभावित होगा? PS1 या PS2? बताओ तो। क्या बात है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है बिल्कुल पैन। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही सुभाष जी। तो कौन सा प्रकाशीय तंत्र प्रभावित होगा भाई? जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित करेगा तो कौन सा प्रकाशीय तंत्र प्रभावित होगा? PS2, बिल्कुल सही। किस पर प्रभावित होगा? PS2 तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल चीज। तो पैन याद रखना है। और बिल्कुल सही बताया, फोटोकेमिकल स्मॉग हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक मिलता है? पैन मिलता है। बिल्कुल सही। तो ये जल के प्रकाशीय अपघटन को क्या कर देता है? संदमित। एक और चीज बता रहा हूं, सुन लो। एक और रसायन होता है DCMU, है ना? ये होता है डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। ये भी प्रकाश संश्लेषण को संदमित करता है। बेटा थाइलेकॉइड को पंक्चर कर देंगे तो क्या होगा? मुझे बताओ, थाइलेकॉइड को आपने पंक्चर कर दिया, थाइलेकॉइड की झिल्ली पंक्चर हो गई तो प्रोटॉन प्रवणता का विकास होगा क्या? प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण ही नहीं हो पाएगा क्योंकि थाइलेकॉइड झिल्ली ही नहीं रहेगी, ATP का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो अब DCMU होता है डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। ये क्या होता है? ये भी एक संदमक है। और संदमक क्या है? ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदमन को रोक देता है। किसको रोक देता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदमन को रोक देता है। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किसके मध्य रोकता है? PS2 है ना, PS2 में फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन की ओर स्थानांतरण होता है ना, उसे रोक देता है। तो PS2 में
फियोफाइटिन से जो प्लास्टोक्विनोन की और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण है उसको कौन रोक देता है? DCMU। तो ये भी किसको प्रभावित करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी ये भी किसको प्रभावित करेगा? PS2 को। लेकिन ये किसको रोक देगा? इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के संदमन को। ठीक है बच्चों, चलो आशा करता हूं ये चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण क्लियर होगा। कल से अपन फिर डार्क रिएक्शंस या अप्रकाशीय अभिक्रिया चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।